नया टॉपिक स्टार्ट और नया बैच स्टार्ट आपका यहाँ से माना जाएगा। तो सबसे पहली बात, मैं ज्ञानेश कुमार ज्ञानेश, इंस्टीट्यूट मेरे अंडर पूरा का पूरा, मतलब मैं ही मेन हूँ यहाँ का ठीक है, इंस्टीट्यूट का। और मैं जो है आप लोग को ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट वाला टॉपिक और साइंस वाला टॉपिक मैं लूँगा, ठीक है, जनरल साइंस और एनवायरनमेंट टॉपिक। मेरे बाद एक क्लास अगर होगी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन वाली, ठीक है, दूसरे सर आएंगे। और CGGS की क्लास अभी कितने बज जाएगा आपका जो है 10:30, 11:30, 11:30, 12:30, ठीक है। तो आज एक बजे तक ही बैठ पाओगे, ज़्यादा लेट तो बैठोगे नहीं आज। कल फिर CGGS की क्लास भी लग जाएगी आपकी, ठीक है ना, डेमो के लिए। निकिता, तुम्हारा तो निकिता नाम है ना? अच्छा, तुम्हारा तो एडमिशन हो चुका है ना? ठीक है। तुम्हारा क्या नाम है? महेश। चलिए, तो CGPSC सॉरी आप लोग किसके लिए? व्यापम के लिए करना है तुम्हें? व्यापम है, ठीक है। तो व्यापम की तैयारी करोगे तो CGPSC प्री भी निकल जाता है, ठीक है, इसमें दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और आप लोग का ग्रेजुएशन हो गया है कि नहीं हुआ है? हो गया है। तो ग्रेजुएशन हो गया है तो अभी तुम लोग ADEO की वैकेंसी है, उसको भरा है? उसको भी भरोगे ना, ग्रेजुएशन हो गया है तो उसकी अलग से क्लास रहेगी आपकी, 3 फरवरी से है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको शेड्यूल मिल जाएगा, क्योंकि ये आपका स्टेप से वैकेंसी अब आई है, अब कितने साल बाद आएगी पता नहीं। तो इसमें भी पढ़ना तो वही है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा है। जैसे व्यापम में CGGS पूरा पढ़ना है, तो CGGS इसमें भी है पूरा का पूरा, राइट, कम आएगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे अलग से कुछ, इसमें पंचायती राज तो इसमें भी पढ़ोगे आप लोग, लेकिन यहाँ पे पंचायती राज अलग से एक टॉपिक दिया हुआ है, किसमें? ADO में। तो यहाँ से पंचायती राज से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो पंचायती राज आपका जो 3 फरवरी से और स्टार्ट होगा। व्यापम के एग्ज़ाम्स के लिए आपको CGGS पंचायती राज तो पढ़ोगे, इसके लिए जनरल हिंदी भी पढ़ना पड़ता है। तो जनरल हिंदी भी इस एग्ज़ाम में आएगा। ADO का सिलेबस देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा है? तो ये जो यहाँ पे पढ़ेंगे, इसके लिए जो पढ़ते हैं यहाँ पर भी वो पूरा का पूरा ये काम आएगा। बस इसमें एक ये है कि इसमें कुछ टॉपिक्स अलग से दिए हुए, जैसे आपका ग्रामीण विकास योजनाएं, राइट, और एक है आजीविका संबंधी योजनाएं। तो ये 2 टॉपिक अलग से दिया है, बाकी सिलेबस तो वही है जो व्यापम में पूरा पढ़ा जाता है। तो व्यापम की तैयारी का मतलब ही होता है कि जैसे एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लो व्यापम में, तो व्यापम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स रीजनिंग, है ना। ADO की एग्ज़ाम में मैथ्स रीजनिंग नहीं आएगा, ये अच्छी बात है ना। इसके एग्ज़ाम में जो है मैथ्स रीजनिंग नहीं आएगा। आ रही बात समझ में? तो लेकिन व्यापम में मैथ्स रीजनिंग स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग अच्छा नहीं होगा तो फिर आपका कहीं पर भी सिलेक्शन पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि उसके जैसे अब कई सारे साइंस वाले बच्चे बैठते हैं, कुछ BE वाले बच्चे भी बैठते हैं, है ना। जैसे मैंने देखा कि पटवारी के कई सारे सिलेक्शन में जो BTech किए हुए बच्चे हैं वो भी पटवारी के एग्ज़ाम देते हैं। तो आपकी लड़ाई जो है थोड़ा सा सबके साथ है। तो मैथ्स रीजनिंग आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो हमारी क्लास में डेली 1 घंटे की मैथ्स रीजनिंग की क्लास रहेगी। मैथ्स और रीजनिंग आपका डेली 1 घंटे की आपकी मैथ्स और रीजनिंग की क्लास रहेगी, ठीक है। आज थी, लेकिन आज अचानक से मैम की तबीयत खराब हो गई तो क्लास ऑफ कैंसिल हो गई थी। उसके बाद 1 घंटे की CGGS की क्लास रहेगी, 1 घंटे की छत्तीसगढ़ GS, क्योंकि व्यापम के एग्जाम में 50% क्वेश्चन तो लगभग आपके किसके रहते हैं? छत्तीसगढ़ GS से ही रहते हैं। तो ये आपका डेली रहेगा। और कोई भी एक टॉपिक इंडियन GS का चलेगा, ना। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होगा, उसके बाद नया स्टार्ट होगा आपका जो आई ना बात समझ में। हिस्ट्री स्टार्ट होगा तो हिस्ट्री खत्म होगा, तब फिर नया टॉपिक स्टार्ट होगा। ज्योग्राफी चलेगा तो ज्योग्राफी खत्म होगा, फिर नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो एक एक करके इंडियन GS में 3-4 टॉपिक आपके, भारतीय संविधान, भारत का भूगोल, ये सब टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं आपको जो है। भारतीय इतिहास, भारत का इतिहास,
थोड़ा बहुत जनरल साइंस है ना, थोड़ा बहुत जनरल साइंस सामान्य विज्ञान, और थोड़े बहुत इकोनॉमी वगैरह थोड़ा बहुत जानना पड़ता है, राइट। तो इस तरीके से आपका व्यापम में ये सब चीज़ें रहती है। तो अभी आप लोग का जो है व्यापम की तैयारी अभी आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रेजुएशन हो चुका है, तो CGGS चलेगा, और अभी कुछ दिनों में ADEO 3 तारीख से इसके भी क्लासेस आपकी लगवा देंगे, ताकि आप ये वाली एग्ज़ाम, क्योंकि इसके एग्ज़ाम जून में एक्सपेक्टेड है, आई ना बस समझ में। तो कहने का मतलब हम आपकी पहले इसकी तैयारी करवा देते हैं। इसमें क्या क्या आएगा, CGGS आएगा, CG का पंचायती राज आएगा, राइट, ये दोनों टॉपिक्स आएंगे, जनरल हिंदी आएगा, और इसमें से भारतीय संविधान आएगा। अभी भारत का भूगोल और भारत का इतिहास इस वाले एग्ज़ाम में नहीं है, तो हम ये टॉपिक पहले ख़त्म कर देंगे आपका, राइट, ताकि आप जून तक क्या हो सके, ADO की एग्ज़ाम दे सके। क्लियर पॉइंट एकदम। और उसके बाद फिर जब वो हो जाएगी एग्ज़ाम, फिर भारत का भूगोल इतिहास वगैरह उसके बाद लास्ट में पढ़ लेंगे, साइंस वगैरह सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ताकि आपका जो है कोई एग्ज़ाम छूटे ना। और लगभग 1 साल की तैयारी में आपकी लगभग व्यापम की सभी एग्ज़ाम की तैयारी हो जाती है। अब कुछ एग्ज़ाम जैसे होता है कि आएगी पटवारी आएगा, तो पटवारी में भी यही सब चीज़ें आएंगी, बस उसमें थोड़ा सा पोर्शन 10% एक्स्ट्रा है, एक राजस्व के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो जब वैकेंसी आएगी तो राजस्व के बारे में क्लास चलेगी, उसमें आके कर लीजिएगा, है ना, पुराने बच्चे कभी भी आकर के क्लास कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से रहेगा। तो एक तो पहली बात, चलिए मैं ज्योग्राफी लूँगा, और सिलेबस में आपका जनरली देखेंगे तो भारत का भूगोल ही आता है, लेकिन थोड़ा बहुत विश्व की जानकारी होना भी जरूरी है। मीडियम आप लोग का क्या है, हिंदी है कि इंग्लिश है? हाँ, क्या है? हिंदी में आपका, ठीक। तो सबसे पहली बात, भारत का भूगोल पढ़ने से पहले भारत का नक्शा जानना जरूरी है, राइट। तो भारत का नक्शा कैसे दिखता है पता है? कैसे दिखता है? कितने राज्य है भारत में? हाँ, 31। और सोचो कितने केंद्र शासित प्रदेश है? ये एक वाला, दूसरा वाला फ़ोन लेके चले जाओ, उसको दे देना सोनाली को, ठीक, ओके। तो सबसे पहले हम लोग, भारत में अभी 29 भी नहीं है, 31 भी नहीं है, भारत में अभी 28 स्टेट्स है। कितने राज्य है? 28 राज्य है, लिख लो, नोट करने स्टार्ट करो। और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 क्या है आपके जो है केंद्र शासित प्रदेश है। आगे बस समझ में? ठीक, आज की क्लास किस में लगाया हो? लगाए नहीं हो रिकॉर्डिंग? हाँ ठीक है, बाद में लाइव वो डाल देना न्यू बैच करके। चलिए, तो 28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है आपके जो है? 8। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या डिफरेंस है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर है? बताओ। संविधान तो भारत का एक ही है, ठीक है, संविधान तो भारत का एक ही है। सोचो, कुछ बताओ। ये छत्तीसगढ़ क्या है? एक राज्य है ना। तो होता क्या है कि राज्य सरकार, राज्य जो है, राज्य के अंतर्गत एक पूरी की पूरी क्या होती है? राज्य सरकार होती है। क्या होती है आपकी जो है? राज्य सरकार। और इसका जो प्रमुख होता है, वैसे तो गवर्नर राज्यपाल होता है, लेकिन राज्यपाल के नाम से मुख्यमंत्री क्या करता है? आपके जो मेन शासन चलाता है, एम आई राइट? और मुख्यमंत्री CM जिसको हम लोग कहते हैं, अभी कौन है CM हमारा? विष्णुदेव साय, राइट। तो राज्यों में क्या होता है? एक अलग से राज्य सरकार होती है ना। हमारे यहाँ पूरे कंट्री की बात करें तो 2 सरकारें होती है। केंद्र सरकार होती है जिसका
हेड राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आपके आ जाएंगे, पीएम मोदी जी आ जाएंगे आपके, और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट गवर्नर प्रेसिडेंट आ जाएंगे आपके जो। तो एक सरकार हो गई जो सेंट्रल लेवल पूरे देश के लिए वो कानून बनाती है, राइट। और उसके बाद दूसरी सरकार कौन सी होती है? राज्य सरकार होती है, जो केवल अपने राज्य के लिए ही कानून बना सकती है। आ रही बात समझ में? तो राज्य में राज्य सरकार स्वतंत्र रूप से क्या करती है? प्रशासन करती है, राइट। दूसरा जो है केंद्र शासित प्रदेश, ये केंद्र के नियंत्रण में ही होते हैं। यहाँ पर केंद्र सरकार का ही क्या होता है? आपका जो प्रशासन होता है। मतलब यहाँ पर ये राज्य सरकार का, यहाँ पे अलग से इनकी सरकारें नहीं होती है। जैसे आपका केंद्र शासित प्रदेशों में 8 में से एक आध नाम याद है? हाँ, दमन द्वीप, दादर नगर हवेली, या फिर अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप। अभी देखेंगे 8 कौन कौन से हैं, ठीक है। सिक्किम नहीं है, सिक्किम राज्य में सबसे छोटा राज्य में आता है सिक्किम आपका जो है, ठीक है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसमें केंद्र सरकार का ही क्या होता है? शासन चलता है। केंद्र सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि होता है, जिसको वहाँ पे उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। आरी बस समझ में क्या कहा जाता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। तो इस तरीके से दोनों में डिफरेंस होता है। केंद्र शासित इसलिए नाम ही लिया गया केंद्र शासित प्रदेश, इंग्लिश में कहते हैं यूनियन टेरिटोरी, यूनियन टेरिटोरी कहते हैं। यूनियन क्या कहते हैं? आपका जो टेरिटोरी कहते हैं। आगे बस समझ में? तो नोट कर लो पहले, तो फिर आपके बाद देखते हैं उसके बाद कि ऐसी बनाना 28 ऐसे ऐसे पॉइंट पॉइंट मत लिखना। भारत में कितने राज्य है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, राइट। नोट्स जैसे बोर्ड में बनाया जाएगा वैसे ही बनाते रहना है ना। क्लास नोट्स जो बनेंगे आपकी इस तरीके से। तो राज्य में क्या होता है? राज्य सरकार होती है, और केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार क्या करती है? प्रशासन करती है, केंद्र सरकार का प्रशासन। तो इसको नीचे लिख लेंगे, केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो पहले तो याद रखना है कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे पहले देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश 8 कौन कौन से है, फिर राज्यों में आएंगे। सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से वो देखते हैं, फिर राज्यों में आएंगे हम लोग। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, यूनियन टेरिटोरी, यूटी लिख रहा हूँ, ठीक है। यूटी का मतलब समझ जाना, केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे पहला हम ऊपर से स्टार्ट करें तो सबसे पहला है लद्दाख, है ना। पहले लद्दाख अलग से जम्मू कश्मीर का भाग था, तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो एक आपका आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है, आपका जो है लद्दाख। तो लगभग भारत ऐसे ही दिखता है, ठीक है। अभी मैप भी दिखाऊंगा आप लोग को। तो सबसे पहले लद्दाख की बात करें तो लगभग ये वाला भाग कौन सा है आपका जो है? लद्दाख। ये वाला भाग कौन सा है आपका जो है? लद्दाख है। तो एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया लद्दाख ऊपर में। यहीं पर आपका ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग आपका जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा कौन सा है आपका जो है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, राइट। तो पहले जम्मू एंड कश्मीर जो है एक अलग से राज्य ही था, लेकिन आपका जो है ये 2019 में क्या किया गया, एक वहाँ पे एक आर्टिकल चला करता था, अनुच्छेद होता था 370। तो आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष अधिकार देता था, विशेष राज्य का दर्जा देता था, है ना। संविधान में पढ़ेंगे आप लोग अभी, तो संविधान में कई सारे क्या होते हैं? अनुच्छेद। तो मूल संविधान हमारे 395 अनुच्छेद, तो उसमें से एक अनुच्छेद था कौन सा? आर्टिकल 376, अनुच्छेद 370। तो उसमें जम्मू कश्मीर को जो है एक विशेष राज्य का क्या दिया गया था? दर्जा दिया गया था। तो उसके कारण से जम्मू कश्मीर में कई समस्याएं भी थी। तो वर्तमान जो सरकार है उन्होंने
आपका क्या किया कि 5 अगस्त 2019 को 5 अगस्त 2019 को वहां पे जो अनुच्छेद 370 चलता था उसको क्या किया, समाप्त किया। अनुच्छेद 370 को क्या किया, आपका जो है खत्म किया, और राज्य के स्थान पे ये 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में ब्रेक कर दिया और 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं है, एक आपका क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। आगे बस समझ में, ये दोनों का डेट याद रखना, कब बनाया गया, 5 अगस्त 2019 को जो है घोषणा की गई कि जम्मू कश्मीर जो राज्य न होकर के अब 2 अलग अलग क्या होंगे, आपके जो है केंद्र शासित प्रदेश होंगे। आ रही बस समझ में? तो यहां तक कोई डाउट किसी को? हाँ, एक ये माइनस हो गया, पहले आप 29 बोले तो उसमें से एक ही माइनस, ठीक है। हाँ, तो 7 थे उसमें, पहले 9 हो गए, फिर उसके बाद दादर नगर हवेली और दमन दीप को 1 कर दिया गया, तो फिर टोटल 8 हो गए, ठीक है। इसके पहले बताऊंगा उसको भी। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका जो है? तो 5 अगस्त 2019 को क्या हुए, ये 2 अलग अलग केंद्र शासित बन गए। तो 2 ये हो गए। तीसरे में आते हैं, है ना, डेट भी याद रखना, अभी भी किसी एग्जाम में पूछ सकता है कि कब जम्मू कश्मीर को कब जो है राज्य के रूप में समाप्त किया गया और कब जो है एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तीसरा आपका आ जाएंगे नीचे, उसके आएंगे तो चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ यहां पर पड़ेगा आपका पंजाब में, ठीक है। चंडीगढ़ यहां पे पड़ेगा आपके जो है पंजाब में, राइट। तो यहां पर फिर से एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी भी है। 2 राज्यों की, कौन कौन से राज्य है ना, पंजाब और हरियाणा, दोनों की क्या है, राजधानी भी है, राइट। दूसरा, लेकिन उसके बाद फिर उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, जब ऑलरेडी 2 राज्यों की राजधानी है, जैसे रायपुर राजधानी छत्तीसगढ़ की, अब उसको हम केंद्र शासित प्रदेश जबरदस्ती क्यों बनाएंगे? शासन तो दोनों का है, तो दोनों का वहां पे क्षेत्र बटा होगा ना, कि दोनों का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वहां पर होगा, है ना, आपका डिस्ट्रिक्ट बोलता हूँ, कैपिटल हेडक्वार्टर वहां पर होगा, वो तो दोनों के म्यूचुअल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा वो तो राजधानी अलग अलग भी कर सकते, है ना। जैसे तेलंगाना राज्य बना तो पहले हैदराबाद ही दोनों की राजधानी थी, बाद में चेंज करके अमरावती बना दिया उसका, आंध्र प्रदेश का। लेकिन ये तो पंजाब हरियाणा तो 1950 के बाद से बने हुए, तो अभी तक वही है, तो उसको तो अलग कर सकते थे, लेकिन ऐसा किया नहीं गया, ताकि आपका दोनों का एक साथ बना हुआ है तो फालतू खर्चे बढ़ेंगे करके, तो खर्चे इसमें शेयर हो जा रहे होंगे। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया? तो उसका कारण ये है कि चंडीगढ़ में जहाँ पे कई सारी चीज़ें जो है, चंडीगढ़ में ये मिलिट्री बेस वगैरह का काम करता है। नॉर्दर्न उत्तरी भारत का, उत्तर भारत के लिए मिलिट्री बेस का भी क्या करता है, आपका जो है काम करता है। मिलिट्री बेस का मतलब समझ रहे हो ना, वहाँ पे सैनिक, वहाँ पे हमारा नॉर्थ का एक सैनिक हवाई अड्डा है, जो सेना क्या करती है, वायुसेना वहाँ पे उसका यूज करती है। तो इस तरीके से बहुत सारे मिलिट्री कैंप भी वहाँ पर है आपके चंडीगढ़ में जो है। तो अब मिलिट्री का संबंध किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, आई ना बात समझ में, किससे, आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से। और भी कई सारी चीज़ें जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर जो है, जो सेना और सुरक्षा की दृष्टि से क्या है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए अब उनकी देखरेख राज्य सरकार है, मतलब सरकार, केंद्र सरकार चाहे तो जिम्मेदारी दे सकती है, लेकिन जिम्मेदारी क्यों लेंगे, जबरदस्ती का बर्डन, कल के दिन में कुछ हुआ तो जवाब देना पड़ेगा राज्य सरकार को जो है। लेकिन मेन जिम्मेदारी किसकी, केंद्र सरकार की है कि नहीं। तो इसीलिए उसको एक क्या बना दिया गया, फिर से केंद्र शासित प्रदेश भी घोषित कर दिया गया, ताकि केंद्र सरकार अपने जो दिल्ली है, दिल्ली देश की राजधानी भी और केंद्र शासित प्रदेश भी है। क्यों है केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी सभी चीज़ें काम करती है वहाँ पे जो है। तो इसलिए दिल्ली को अलग से, वहाँ की जो पुलिस है वह राज्य सरकार के अंदर में नहीं है, केंद्र सरकार के अंदर में काम करती है, क्योंकि पूरे देश की सुरक्षा, संसद की सुरक्षा से लेकर हर चीज़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। आ रही ना बात समझ में। तो इसलिए दिल्ली को भी हमने क्या किया हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश बनाया हुआ है।
तो यहाँ पे समझ में आ गया आपका जो चंडीगढ़ को हमने क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है सैनिक कई सारे सेना संबंधी हमारे क्या है कार्यालय है, कई सारे सेना संबंधी हमारे क्या है कार्यालय, तो इसलिए चंडीगढ़ को भी क्या बनाया गया है, एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। उसके बाद है दिल्ली, चौथा नंबर पे कौन सा आ जाएगा आपका जो है दिल्ली। तो दिल्ली आपकी है यहाँ पर, दिल्ली आपका पड़ेगा यहाँ पर, एक छोटा सा मैप बनाने की कोशिश करना है, पहली बार तो ऐसी कुछ भी बनेगा, बन जाए तो। और लोकेशन भी पता हो, ज्योग्राफी को याद करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है उसकी दिमाग में एक इमेज लोकेशन भी डालना है, तब ज्योग्राफी क्या होगी लंबे समय तक याद रहेगी, है ना। दिल्ली है तो दिल्ली पता होना चाहिए, इधर दिल्ली नहीं है यहाँ पर दिल्ली है। लद्दाख है तो किधर है लद्दाख, इधर है, तो उससे क्या याद करने में आपको आसानी होगी। तो कोशिश करना एक छोटा सा मैप बनाने की और मैप में भी इस तरीके से दिखाने की, है ना। बाकी एक एटलस ले लीजिएगा, कोई भी एक एटलस कोई भी ले सकते हैं, या वहाँ जाएंगे तो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस होगी, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, तो कोई भी एक एटलस ले सकते हो, राइट। तो एटलस जब भी ज्योग्राफी पढ़ो तो एटलस क्या होना चाहिए, सामने होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर चौथा हो गया दिल्ली। दिल्ली के बाद कौन सा है भाई आपका, दिल्ली के बाद कौन सा है ना, लक्षद्वीप है। उसके पहले यहाँ पर आते हैं हम लोग जो है दमन द्वीप और दादर नागर हवेली, यहाँ पर है आपके जो है ये गुजरात की सीमा में है दमन द्वीप और दादर नागर हवेली। तो पहले दमन द्वीप और दादर नागर हवेली अलग अलग थे, अब इन दोनों को क्या कर दिया गया है, एक कर दिया गया, दादर नागर हवेली। तो पहले दोनों अलग अलग थे, दोनों को एक कर दिया गया, क्योंकि पास पास ही है तो इसलिए फिर उसको दोनों को मिला दिया गया। और कब मिलाया गया ये भी डेट याद रखना, 26 जनवरी 2020 को क्या किया गया, इसको मिलाया गया। 26 जनवरी 2020 को क्या किया गया, दोनों को एक साथ मिला दिया गया। आ गई बस समझ में। तो एक कौन सा हो गया आपका, दमन द्वीप और दादर नागर हवेली। आ गई बस समझ में यहाँ तक। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये किस राज्य की सीमा में पड़ते हैं। तो ये जो दमन द्वीप और दादर नागर हवेली है, अभी एटलस मैप दिखाऊंगा आप लोग को, तो ये गुजरात राज्य की सीमा में पड़ते हैं। किसकी सीमा में पड़ते हैं आपके जो है, गुजरात। तो क्वेश्चन ये बनेगा, ये तो नहीं बनेगा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, क्वेश्चन ये बनाएगा कि दादर नागर हवेली किस राज्य की सीमा में आपके जो है पड़ते हैं। तो दादर नागर हवेली जो है ये किसकी सीमा में पड़ते हैं, आपका गुजरात की सीमा में पड़ते हैं। आगे बस समझ में। तो ये हो गया आपका गुजरात की सीमा में। अब यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन, इसकी कैपिटल भी याद रखना है। जैसे लद्दाख की कैपिटल क्या है ना, लद्दाख की कैपिटल है आपका लेह, लिख लो जिसको नहीं पता है। लद्दाख की कैपिटल क्या है आपका जो है, लेह है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है, ठीक है, इसकी कैपिटल है श्रीनगर, राइट। जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है आपका, श्रीनगर है। और बाकी जो है दिल्ली की दिल्ली रहेगा, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही है। इसकी क्या है बताओ, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप की कैपिटल, इसकी कैपिटल है सिलवासा। इसकी कैपिटल क्या है आपका जो है, सिलवासा। आ गई बस समझ में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है दमन द्वीप के बाद आपका लक्षद्वीप। नेक्स्ट कौन सा हमारा जो है, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप कहाँ पर है, तो ये अरब सागर में, यहाँ पर कई सारे द्वीपों का क्या है, समूह है।
तो लक्षद्वीप लिख लीजिए 6वें नंबर पर लक्षद्वीप। ये कहाँ पर है? अरब सागर में है। और इसकी कैपिटल क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती है ना। इसकी राजधानी है आपका जो है कावारत्ती। आ गई बात समझ में? उसके बाद ये किसके? नहीं, राज्य नहीं है ना, अरब सागर के अंदर द्वीप है ना। ये तो राज्य से टच नहीं होता है। ये तो पूरा का पूरा द्वीप है आपका। ये तो द्वीप है आपका। अरब सागर बताया ना, अरब सागर है ये। तो अरब सागर में कई सारे द्वीप है। लक्षद्वीप जो है कई द्वीपों का समूह है। हाँ, कई यहाँ पे कई कई द्वीपों का क्या है आपका जो है समूह है। ये कई द्वीपों का समूह है। क्लियर है? तो इसलिए इसकी कैपिटल है कावारत्ती। फिर नेक्स्ट है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। यहाँ पर ये भी कई द्वीपों का समूह है। 2 ग्रुप है, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो ये 7वां नंबर हो गया हमारा। जो 7वें नंबर में इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल क्या है? बताओ, सोचो। ठीक है, इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल थी, पोर्ट ब्लेयर। लेकिन इसका नाम अभी चेंज कर दिया गया पिछले सितंबर के महीने में। पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम, नया नाम इसका हो गया आपका जो श्री विजयापुरम। इसका नया नाम क्या हो गया आपका जो है? तो ये नया नाम है इसका श्री विजयापुरम। आई बात समझ में? चलो आगे। चलिए, तो कितने हो गए हमारे टोटल? 7, राइट। 8वां कौन सा है बताओ आप? गोवा नहीं है, गोवा तो राज्य है। चेरापूंजी मेघालय में एक स्थान है जहाँ पहले ज़्यादा बारिश हुआ करती थी। अब मौसिन राम आता है नाम। और सोचो सोचो। सोचो भाई। चलिए, पुडुचेरी, जिसको पहले पांडिचेरी बोलते थे, अब क्या नाम है उसका? पुडुचेरी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है आपका जो है 8वें नंबर का जो यूनियन टेरिटरी उसका नाम है पुडुचेरी। लेकिन इस पुडुचेरी के 4 अलग अलग भाग है ना। पुडुचेरी तो याद रखना ही है। 4 अलग अलग नाम और उसके भाग याद रखने हैं। तो पुडुचेरी को एक स्थान नहीं है, पुडुचेरी 4 स्थानों को मिला करके हम पुडुचेरी बोलते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पर आपका जो है एनम। ये आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा में पड़ेगा। ये कहाँ पड़ेगा आपका जो है? आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा में पड़ेगा, है ना। इतना मैप तो बन ही जाएगा, ऐसे एकदम छोटा सा आधा तो बन ही जाएगा ना, इतना बना ही लो। ये कहाँ पे पड़ेगा? आंध्र प्रदेश की सीमा में पड़ेगा। अरे पुडुचेरी के अंतर्गत आता है। दूसरा जो भाग है उसका नाम है पुडुचेरी। उसका नाम ही है पुडुचेरी। ये तमिलनाडु की सीमा में पड़ेगा। और इसी के नीचे और है एक नाम जिसका नाम है कराईकाल। ये भी तमिलनाडु की सीमा में पड़ेगा। क्लियर है? और एक है आपका माहे। ये केरल की सीमा में पड़ेगा। तो पहला जो पॉइंट याद रखना है आप लोग को पुडुचेरी के बारे में
ये चार नाम और किस राज्य की सीमा में है। तो क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा पुडुचेरी का भाग है या नहीं है। आ गई बात समझ में। अब यहां पे तुम लोग से क्वेश्चन ये है कि ये चार है तो छोटे छोटे भाग, दूर दूर भी है, फिर उसको एक यूनियन टेरिटरी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। वो तो उसी का राज्य एनम है, आंध्र प्रदेश, पिद्दिस छोटा सा पॉइंट के बराबर है, उसको आंध्र प्रदेश में दे देना था। पुडुचेरी कराईकाल को तमिलनाडु में ही दे देना था, माहे को केरल में ही दे देना था। लेकिन ऐसा क्यों किया गया, क्यों इसको जबरदस्ती यूनियन टेरिटरी बना के रखा गया। ठीक है, नहीं पता। तो उसका कारण ये है कि पहले ये चार जो भाग थे वहां पे फ्रांस का कब्जा था, फ्रेंच फ्रेंच कॉलोनीज थी यहाँ पर। किसका कब्जा था, पूरे भारत पे तो ब्रिटेन का था 1947 से पहले, और यहाँ पर किसका था आपका जो है, फ्रांस का था। फ्रांस के लोगों ने कब्जा कर रखा था, कई सालों से कर रखा था, 150-100 सालों से, है कि नहीं। जब हाँ ये चारों भागों में ब्रिटेन आया तो ब्रिटेन के साथ साथ कुछ और भी आए थे हमारे साथ, फ्रेंच आए थे, डच थे कुछ जगह पे जो है कि नहीं। तो इन्होंने भी कुछ छोटे छोटे भागों पे कुछ कब्जा कर रखा था, कई सालों से रह रहे थे, 50-100 सालों से। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर अलग से वहाँ का कल्चर मिल बन गया था। तो ये चार भाग है जहाँ पे अलग से फ्रेंच कल्चर मिलता है। इन चारों में क्या मिलता है आपका जो है, फ्रेंच कल्चर, मतलब फ्रेंच संस्कृति मिलती है यहाँ पर। मतलब उसका खाना पीना रहना, उनकी भाषा सब क्या होगा यहाँ पर, डिफरेंट है। फ्रेंच बोलने वाले लोग होंगे वहाँ पर, खान पान उनका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, है कि नहीं। अब उसको हम मिला देते, एनम के लोगों को मिला देते आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश सरकार क्या करती, इडली डोसा खिलाती उनको और तेलुगु बोलने बोलती, उनके बच्चों को स्कूल पढ़ना पड़ता, कहाँ पढ़ना पड़ता, तेलुगु स्कूल में पढ़ना पड़ता। तो तुम पैदा हुए फ्रेंच बोलने वाले घर में और तुमको तेलुगु वाले स्कूल में भेज देंगे तो क्या होगा, है ना। हमेशा इस प्राइमरी स्कूल अच्छा, सबसे अच्छा किससे माना गया है, अपनी मातृभाषा में माना गया। प्राइमरी स्कूल हमेशा किस में अच्छा माना गया, आप क्या जो है, मातृभाषा में। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो कल्चर क्या हो जाता, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता, और वहाँ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो क्या होते, असंतुष्ट रहते। तो इस कारण से इन चारों को अलग से सरकार, केंद्र सरकार ने यूनियन टेरिटरी बना दिया, और इस तरीके से क्या कर दिया आपका जो है, एक अलग यूनियन टेरिटरी के रूप में इनको दर्जा दे दिया आगे, ताकि केंद्र सरकार वहाँ पे नियंत्रण रखती है। केंद्र सरकार के माध्यम से उपराज्यपाल यहाँ पे क्या करते हैं, शासन चलाते हैं। आगे बस समझ में यहाँ तक। तो ये 8 हो गए हमारे केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पुडुचेरी में कौन कौन से 4 भाग आते हैं, कौन सा नहीं आता है, किस राज्य में पड़ते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक क्लियर है। कैपिटल इसकी पुडुचेरी पड़ेगी, इसकी राजधानी कौन सी होगी आपकी, पुडुचेरी। तो इसकी राजधानी में पुडुचेरी डाल देना, इसकी राजधानी। अब यहाँ पर आप लोग को एक दो चीज़ें और याद रखनी है। ये तो आपने यूनियन टेरिटरी के रूप में पढ़ लिया, 8 यूनियन टेरिटरी हमारे पास है। अब उसको थोड़ा सा हम लोग मैप एक बार खोल करके देखते हैं। पीडीएफ भी होगा यार।
चलिए, तो ये आपका दिख रहा है मैप। तो मैप को भी ध्यान से याद रखना है, क्योंकि तभी चीज़ें याद रहेंगी आपकी जो है। तो इसके अलावा एक दो चीज़ें और याद रखनी है, जो साथ साथ मैपिंग हमारी ठीक होनी चाहिए, तो बाकी चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी और याद कोई भी क्वेश्चन आएगा गलत नहीं होगा। तो जैसे मैंने बताया, अभी लद्दाख दिख रहा है आप लोग का बच्चे से क्लियर। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और कर लीजिए अब अलग से, लद्दाख ऐसे लिख लीजिए, लद्दाख, राइट। अब इसके साथ साथ ये भी ध्यान से देखना है, ये तो हमने पढ़ लिया कौन कौन सी चीज़ कहाँ पर है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि लद्दाख किन किन देशों और किन किन राज्यों से सीमा लगती है ना। क्वेश्चन क्या होता है कि एग्जाम में जब आएंगे तो थोड़ा सा माइंड आपका हर तरफ से क्या होना चाहिए, खुला होना चाहिए। तो देखिए लद्दाख है, तो लद्दाख के साथ कौन कौन से देशों की सीमा लगती है, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन कौन से कंट्रीज की सीमा लद्दाख के साथ लग रही है, बताओ। तो इधर आपका चाइना दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है आपका, तो लद्दाख ऐसे लिख लीजिए। इधर आपका चाइना लिख लीजिए, चीन, चीन की सीमा लगती है। ऊपर जाएंगे तो ये अफगानिस्तान का छोटा सा पतला सा भाग यहाँ पे घुसा हुआ है, ये वाला भाग दिख रहा है अफगानिस्तान का। यहाँ पे छोटा, तजाकिस्तान नहीं लगता है, अफगानिस्तान ऊपर टच करता है। तो यहाँ पर ऊपर साइड में कौन सा है आपका जो है, अफगानिस्तान, राइट। चाइना, अफगानिस्तान, और फिर इधर आएंगे तो ये पाकिस्तान आपका जो है, इधर कौन सा लग रहा है आपका, पाकिस्तान। तो इधर आपका पाकिस्तान, वेस्ट में आपका जो है पाकिस्तान लग रहा है। तो 3 देश पहले याद रख लो कि लद्दाख के साथ, है ना। मैप एकदम क्लियर कट हो जाना चाहिए, जब भी कुछ पढ़ो तो फिर क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में बैठना चाहिए। तो लद्दाख के साथ किन 3 देशों की सीमा लगती है, तो चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। क्लियर पॉइंट। तो ये माइंड में डाल देना है। माइंड में कैसे डालोगे, हमें, मैंने फिर से कहा, इमेज दिमाग में रखोगे। हाँ, लद्दाख यहाँ पर है, लद्दाख है ना, यहाँ पर है आपका लद्दाख, इधर है चाइना, ऊपर है अफगानिस्तान, इधर है आपका पाकिस्तान। इस तरीके से एक इमेज माइंड में क्या होना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, ताकि लद्दाख का नाम आते ही। अब उसके साथ साथ देखो लद्दाख के साथ कौन कौन से राज्य की सीमा लग रही है, तो फिर से एक अलग से लद्दाख लिख लीजिए। अब राज्य देखो, तो राज्य देखेंगे तो इधर आपका कौन सा है, सॉरी, केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। इधर कौन सा है आपका जो जम्मू एंड कश्मीर, एक यूनियन टेरिटोरी हो गया ये भी। उसके बाद नीचे आएंगे तो कौन सा है आपका, हिमाचल प्रदेश। नीचे आएंगे तो कौन सा है आपका जो हिमाचल प्रदेश। तो इस तरीके से क्या हो गया आपका जो है, 2 राज्यों की सीमा हो गई। कौन सी हो गई आपकी जो है, 2 राज्यों की। तो 2 ही राज्य लग रहे हैं, और कुछ लग रहा है, नहीं लग रहे। तो ये भी दिमाग में रखना है कि लद्दाख है, लद्दाख के साथ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। क्लियर पॉइंट एकदम। तो इस तरीके से पूरा का पूरा लद्दाख के बारे में पूरी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। लद्दाख की राजधानी हमने देख लिया, लेह है। लेह कहाँ पर है, तो ये दिख रहा है आपका लेह, तो इसकी लोकेशन भी ध्यान से देख लेना है, ये आपका लेह है। तो इस तरीके से लद्दाख के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। आगे बस समझ में। सेम आप जम्मू कश्मीर के साथ आ जाओ। जम्मू कश्मीर हमने देखा अभी जो है, तो जम्मू कश्मीर दिख रहा है, इधर है आपका। तो जम्मू कश्मीर के साथ पहले तो देश देखो कौन कौन से लग रहा है, तो केवल एंड केवल कौन सा लग रहा है आपका, पाकिस्तान। केवल एंड केवल कौन लग रहा है आपका जो है, पाकिस्तान लग रहा है। राज्य कोई नहीं लग रहा है, सॉरी, और कोई दूसरा देश नहीं लग रहा है। क्लियर पॉइंट। अब उसके बाद राज्य देख लो, तो जम्मू कश्मीर के साथ ऊपर यहाँ पर कौन सा है, लद्दाख। यहाँ पर फिर से कौन सा है आपका जो है, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा हो गया, लद्दाख, राइट। जम्मू कश्मीर के नॉर्थ ईस्ट में लद्दाख। इधर आएंगे तो कौन सा है आपका जो है, हिमाचल प्रदेश, है कि नहीं। और नीचे है आपका पंजाब। तो ये 3 राज्यों की सीमा लगती है, 2 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक कंट्री की सीमा लगती है। तो इस तरीके से फिर से जम्मू कश्मीर को दिमाग में डालो। यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, इधर पाकिस्तान है, इधर लद्दाख है, इधर हिमाचल प्रदेश है, नीचे पंजाब है। तो इस तरीके से इमेज क्लियर कट आपके दिमाग में आ जानी चाहिए ना। जम्मू कश्मीर का नाम आते ही आपके दिमाग में एकदम क्लियर पिक्चर आ जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर यहाँ पर है भारत में, इधर पाकिस्तान है, इधर पंजाब है, इधर हिमाचल प्रदेश है, इधर ऊपर आपका जो है लद्दाख है। आगे बस समझ में। अब आते हैं चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ किस राज्य की सीमा में है, पहला क्वेश्चन यही बनेगा।
चंडीगढ़ जो है किस राज्य की सीमा में? तो ये चंडीगढ़ है आपका, कहाँ पर है चंडीगढ़? ये तो ये चंडीगढ़ पंजाब राज्य की सीमा में है। चंडीगढ़ किस राज्य की सीमा में है? तो आपके जो है चंडीगढ़ किस राज्य की सीमा में? तो पंजाब राज्य की सीमा में। आगे बस समझ में। उसके साथ साथ देखिए चंडीगढ़ से आप ध्यान से देखेंगे तो चंडीगढ़ की सीमा से हिमाचल प्रदेश भी लगेगा, है ना। यहाँ पे पता नहीं चलेगा, पॉइंट लिखा है, लेकिन चंडीगढ़ जो फैला क्षेत्र इधर आपका जो हिमाचल प्रदेश भी यहाँ पे क्या करेगा, टच करेगा, और इधर हरियाणा भी जा करके वहाँ से क्या करता है आपके जो यहाँ पे टच करता है। आ रही बात समझ में? इसलिए हरियाणा की कैपिटल भी उसी को बनाया गया है। पंजाब और हरियाणा की सीमा पर है, और थोड़ा सा उधर जाएंगे तो फिर हिमाचल प्रदेश भी टच करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि चंडीगढ़ से हिमाचल प्रदेश भी टच करता है, इधर हरियाणा भी टच करता है, और ये पंजाब की सीमा में तो है ही है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि चंडीगढ़ किन राज्यों की सीमा से जुड़ा हुआ है? तो पंजाब हरियाणा तो तुक्का मार ही लोगे, हिमाचल के बारे में नहीं सोच पाओगे, है ना। पंजाब हरियाणा तुक्का मार ही लोगे, क्योंकि पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी है, तो दोनों की सीमा तो होगी भाई, है कि नहीं। लेकिन हिमाचल नहीं सोच पाओगे, तो हिमाचल से भी थोड़ा सा क्या करता है, टच करता है। तो ये पॉइंट याद रखना है। अब उसके बाद दिल्ली बताओ, दिल्ली देश की राजधानी की किन दो राज्यों के बीच में? अभी तक दिल्ली याद तो करके रखा था, लेकिन किन दो राज्यों के बीच में, है ना। अब एटलस देख के नहीं, बिना एटलस देखे पहले सोचो, ठीक है। दिल्ली तो एक अलग हो गया ना, किन दो राज्यों के बीच में है? तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा, है ना। अभी तक ध्यान नहीं दिया होगा। तो ये कौन कौन से राज्यों के बीच में आप क्या जो है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, आप लोग के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली किन दो राज्यों की सीमा में स्थित है, किन दो राज्यों की सीमा लगती है? तो वह कौन सा हो गया आपका, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। ये आपका दिख रहा है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। और दिल्ली और उसके आसपास को मिला करके हम कहते हैं दिल्ली एनसीआर कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग जो है, एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय, ये वर्ड आएगा आपका एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहते हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एनसीआर में दिल्ली आ जाता है, और दिल्ली के आसपास के कुछ, है ना, यूपी के कुछ क्षेत्र आते हैं, राजस्थान के कुछ क्षेत्र आते हैं, है ना। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली तो आ ही जाएगा, दिल्ली प्लस यूपी के कुछ क्षेत्र आते हैं, हरियाणा के कुछ क्षेत्र आते हैं, और राजस्थान के भी कुछ क्षेत्र आते हैं, प्लस राजस्थान। ये याद एनसीआर में लिख लीजिएगा। एनसीआर में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यूपी और हरियाणा तो आते ही है, वो तो कॉमन सेंस लगा ही लोगे। थोड़ा सा राजस्थान का भाग भी क्या किया गया इधर से, है ना, इधर अलवर तक लिया गया है। यहाँ तक अलवर करके एक स्थान है राजस्थान में, अलवर तक। तो ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है आपका, जो एनसीआर कहलाता है। तो ये वर्ड आएगा आगे जब पढ़ोगे, कई जगह पे एनसीआर एनसीआर लिखा रहता है। तो एनसीआर का फुल फॉर्म क्या हो गया, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। क्वेश्चन क्या आएगा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कितने राज्यों की सीमा को लिया गया है, कितने राज्यों के क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है? तो दो तो कॉमन सेंस लगा लोगे, हरियाणा और यूपी, लेकिन राजस्थान का नहीं लगा पाओगे। तो ये नोट कर लो, कर लिया, नोट कर लिया करो कोई भी चीज़। अभी तो लग रहा है याद है, याद 2 दिन बाद 4 दिन बाद पूछेंगे तो फिर भूल जाओगे। तो लिखा रहेगा तो क्या होगा, लिखा रहेगा। चलिए आगे। तो ये हो गया आपके जो है दिल्ली के बारे में, राइट। अब हम लोग आते हैं, ये आपका दिख रहा है दमन, दादर नगर हवेली और दमन दीव दिखाया था मैंने आप लोग को। तो ये छोटा सा मैप है, ये आपका दिख रहा है पिंक कलर का बनाया हुआ है, आपका जो है पिंक कलर दिख रहा है ये वाला। तो ये वाला पोर्शन आपका दादर नागर हवेली है, और दमन ये वाला एक छोटा सा पोर्शन है, एक आइलैंड भी यहाँ पर है, दमन दीव करके एक आइलैंड है यहाँ पे, दीव करके क्या है यहाँ पर, द्वीप भी है। तो दादर नागर हवेली दमन द्वीप में ये 4 भाग आते हैं, दादर नागर हवेली, एक सॉरी दमन और एक दीव।
3 भाग आते हैं। और किस राज्य की सीमा है, तो ये गुजरात राज्य की सीमा में पड़ते हैं। किस राज्य की सीमा में पड़ते हैं, तो ये आपके जो है गुजरात राज्य की सीमा में दिख रहा है, गुजरात है ना ये आपका, तो गुजरात राज्य की सीमा में पड़ते हैं। लेकिन साथ में ये भी याद रख लेना, है तो गुजरात राज्य की सीमा के अंदर, लेकिन महाराष्ट्र से भी यहाँ पे बाउंड्री टच करती है। तो ये भी ध्यान रख लेना कि दादर नागर हवेली DNH, ये लिखूंगा तो दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव, ठीक है। तो ये कौन कौन से राज्य में आ जाएंगे, तो मेन आएगा गुजरात प्लस महाराष्ट्र की सीमा टच करती है, खासकर दादर नागर हवेली की महाराष्ट्र की बाउंड्री भी टच करती है, ये भी ध्यान में रख लेना है। आगे बस समझ में यहां तक। तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों में ये हो गए हमारे। उसके बाद हमारा है लक्षद्वीप, और ये है लक्षद्वीप आपका, ये आपका है लक्षद्वीप, दिख रहा है, और इसकी कैपिटल है कावारत्ती। तो ये कई सारे आइलैंड्स हैं, ये कई सारे आइलैंड्स है, और सबसे निकटतम राज्य कौन सा है, तो केरल है ना। लक्षद्वीप का सबसे निकटतम राज्य कौन सा है, तो केरल है। आ गई बात समझ में, राइट। तो ये हो गया आपका लक्षद्वीप। उसके बाद ये था हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, लेकिन इसका नया नाम कौन सा क्या कर दिया आपका, ये क्वेश्चन आ सकता है कभी भी। नया नाम बना दिया गया श्री विजयपुरम, ये पिछले साल ही सितंबर 2024 में चेंज किया गया, श्री विजयपुरम किया गया। और फिर मैंने जो आप लोग को पौडीचेरी दिखाया था, वो आपका पौडीचेरी आ जाएगा। ये आपका एनम दिख रहा है, एनम आपके पॉइंट के बराबर है। पुडुचेरी है, छोटा सा पॉइंट के बराबर। कराईकाल है, ये छोटा सा पॉइंट के बराबर। और ये माहे हैं यहाँ पर आपका छोटा सा पॉइंट के बराबर, दिख रहा है। ये 4 भाग किसके हो गए आपके, पुडुचेरी के। तो इस तरीके से अब यूनियन टेरिटोरी के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इतनी चीज़ें कम से कम दिमाग में एकदम क्लियर कट पिक्चर बना करके फिट करके रखना है। आगे बस समझ में। तो ये हो गया आपका किसके बारे में, यूनियन टेरिटोरी के बारे में। अब हम लोग 28 राज्यों के बारे में पढ़ना है। तो 28 राज्यों के बारे में क्या पढ़ेंगे, तो 28 राज्यों का फिर से पूरा नाम और उसकी मैप में लोकेशन कहाँ पर है, और फिर से उसी तरह पढ़ेंगे जैसे कि उसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, और कुछ कंट्रीज है तो कंट्रीज को भी पढ़ेंगे। तो 28 राज्यों में आते हैं अब हम लोग जो है। तो 28 में सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऊपर से। तो सबसे पहला कौन सा राज्य है आपके जो ऊपर, हिमाचल प्रदेश। तो इसको ध्यान से देखो, हिमाचल प्रदेश को, दिख रहा है हिमाचल प्रदेश आपको ध्यान से। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश फिर से लिख लीजिए, ऐसी एटलस में भी देख लो और मैप में भी देख लो, और हिमाचल प्रदेश आपका बना लीजिए। और फिर उसके साथ साथ देखो कौन कौन सी कंट्रीज लग रही है सीमा। तो कंट्रीज में चाइना है ना, इधर चाइना है ना, बना लो ऐसे, भूल जाओगे एग्जाम में, कॉपी में लिखा रहेगा तो रिवीजन होगा। तो हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे एक कंट्री कौन सी हो गई आपकी, चाइना, है कि नहीं। तो कंट्री एक ही है, बाकी स्टेट देखो। तो यहाँ पर कौन सा है इसके, हिमाचल प्रदेश के नीचे आएंगे तो उत्तराखंड, है कि नहीं। हिमाचल प्रदेश के नीचे इधर आएंगे तो कौन सा दिख रहा है आपका, उत्तराखंड। यूपी की सीमा लग रही कि नहीं लग रही, ध्यान से देखो। ध्यान से देखोगे तब जाके समझ में आएगा कि यूपी भी यहाँ पे अंदर जाके घुसा हुआ यहाँ लग रहा है, ठीक है। तो यूपी भी क्या करता है, बाउंड्री टच करता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा उसमें अंदर नहीं है, लेकिन बाउंड्री यूपी की भी टच करती है। आ रही बात समझ में। हाँ, फिर उसके बाद आएगा पंजाब और हरियाणा, नीचे आएंगे, हरियाणा है उसके बाद, और फिर आपका क्या है, आपका पंजाब है इधर। इधर कौन सा है आपका, हिमाचल प्रदेश है।
और इधर कौन सा है आपके जो है लद्दाख है। आ रही बात समझ में? तो क्लियर कट एकदम पिक्चर याद होनी चाहिए, क्वेश्चन कुछ भी आया तो आप आंसर निकाल लोगे। तो हिमाचल प्रदेश याद रखना है। अब क्वेश्चन आ जाएगा हिमाचल प्रदेश के साथ किन राज्यों की सीमा लगती है या नहीं लगती है। तो अब क्वेश्चन आप गलत नहीं होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे दो यूनियन टेरिटोरी लग रही है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। उसके बाद पंजाब, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड, ये 4 राज्य नीचे लग रहे हैं। और एक कंट्री भी लग रही है चाइना। हिमाचल प्रदेश साथ कौन सी कंट्री लगी हुई है आपके जो है चाइना। आगे बस समझ में? तो यहाँ तक कोई समस्या, कोई संभावना है, कुछ डाउट है तो बताएं। तो इतना इस तरीके से हर स्टेट का हम ऐसे याद करेंगे। और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है ना? हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, लिख लीजिए, अलग से लिख लीजिए कैपिटल शिमला। ये आपके शिमला लिखा हुआ, शिमला। तो मैप दिख रहा है आप लोग को? तो इस तरीके से थोड़ा सा रुक करके याद करना है। हिमाचल प्रदेश मतलब एक इमेज बनानी दिमाग में, आप जैसे लिख लिया, लेकिन इतनी आसानी से याद नहीं होगा, लिखना भी इस तरीके से दिमाग में डालना, इमेज को भी जो है हिमाचल प्रदेश लिखोगे भी तो ऐसे लिखो, ठीक है? इससे क्या होगा आपको जो है याद करने में आसानी, मतलब इमेज क्लियर कट बनेगी तो लंबे समय तक याद रहती। ज्योग्राफी को जैसे आप कहीं पे जाते हैं नई जगह, तो आप क्या करते हो कि इमेज बनाते हो, अच्छा यहाँ से इधर जाएंगे, यहाँ पे कोई इंडिकेशन देख लोगे कि चाय की दुकान है, वहाँ से राइट मुड़ना है, फिर आगे जाके कोई चीज़ दूसरा देख लोगे, उसके बाएं मुड़ना है। तो ज्योग्राफी ऐसे याद होती है। तो बिना मैप के, बिना डायग्राम के ज्योग्राफी याद नहीं होती। हिस्ट्री टाइप का या कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का नहीं पढ़ सकते इसको, तो थोड़ा सा ज्योग्राफी का ऐसे पढ़ना है। तो क्लियर हो गया आपके हिमाचल प्रदेश के बारे में एकदम। हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है, इधर चाइना है, नीचे आएंगे उत्तराखंड है, फिर आपका थोड़ा सा यूपी घुसा हुआ है, फिर नीचे आएंगे तो हरियाणा है, फिर इधर पंजाब है, ऊपर जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। क्लियर कट पॉइंट? क्लियर एकदम पॉइंट? तो ये हो गया आपका इसके बारे में, हिमाचल प्रदेश के बारे में। सेम आ जाओ आपका उत्तराखंड में, सेम आ जाओ आपका जो है हिमाचल प्रदेश के बाद कौन से राज्य में आ जाते हैं हम लोग जो है, इधर आ जाए तो उत्तराखंड, फिर पंजाब में आ जाएंगे। तो उत्तराखंड को ध्यान से देखो, दिख रहा है उत्तराखंड? पहले उत्तरांचल बोलते थे, अब उत्तराखंड हो गया। कैपिटल क्या उत्तराखंड की? देहरादून। ये देहरादून है, और देहरादून से देखो यूपी की सीमा भी लगती है। एटलस जरूर देखना है, तो एटलस में देखेंगे तो यहाँ पे यूपी की सीमा भी लगती है। तो कैपिटल हो गया देहरादून। तो ये हो गया उत्तराखंड, यूके। देश कौन कौन से लग रहा है? इधर चाइना लग रहा है, इधर आपका नेपाल लग रहा है। तो 2 देश लग रहा है उत्तराखंड से, है कि नहीं? नेपाल और चाइना। और फिर उसके बाद आ जाओ स्टेट में, तो यूपी है इधर, इधर फिर आपका जो है उत्तराखंड से हरियाणा लगा हुआ है। पंजाब लगता है कि नहीं लगता है? पंजाब नहीं लगता है, ठीक है ना, पंजाब दूर है आपका। बीच में यहाँ पर कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। तो इस तरीके से उत्तराखंड से पंजाब नहीं लगता है, ये 3 राज्य और 2 कंट्री लगती है। 3 राज्य आपका जो है 2 कंट्री। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरे राज्यों को पढ़ना है। आ रही बात समझ में? तो कल के लिए होमवर्क लिख लो, इधर वाले राज्य करके आओगे, है ना, फिर मैं कराऊंगा और अलग से, उसमें कुछ क्या क्या इंपॉर्टेंट है बता दूंगा, मैं भी बताता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका कैसे करना है? कर लोगे, गूगल में भी मैप निकाल के हो जाएगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें आती हैं हम लोग जो है, जो आप लोग को जानना है राज्यों में, सबकी राज्य की कैपिटल, किन किन राज्यों और किन किन देशों के साथ सीमा लगती है। तो ये आपका कल के लिए क्या हो गया, होमवर्क हो गया। आगे बस समझ में? अब आ जाओ, इधर वाले राज्य क्या कहलाते हैं? इन 7 राज्यों को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्वी राज्य, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स बोलते हैं। और उत्तर पूर्वी राज्यों में कितने राज्य हैं? 7 राज्य, जिसको 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है, 7 बहनें कहा जाता है।
क्योंकि सातों लगभग सेम सेम कल्चर वाले स्टेट्स है। आ रही बात समझ में? तो इधर ये 7 राज्य अलग से देखना है आप लोग को, नोट कर लो। उत्तर पूर्वी राज्य, इधर वाले राज्य कौन से हो गए आपके? सिक्किम नहीं आएगा, ध्यान रखना। 7 राज्य कौन कौन से आएंगे ध्यान से देखो। ठीक है, तो इसमें एक है आपका आसाम, दूसरा है आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तीसरा है आपका जो है नागालैंड, लिखते जाओ नागालैंड। चौथा है मणिपुर, चौथा है मणिपुर। पांचवा है मिजोरम, पांचवा है मिजोरम, मिजोरम। छठवा है आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा। और सातवां है मेघालय। आगे बस समझ में? तो इन 7 राज्यों को क्या कहते हैं हम लोग जो है? 7 सिस्टर्स कहा जाता है, उत्तर पूर्वी राज्य कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कहते हैं। अब इनकी कैपिटल भी देख लो। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर, लिख लो असम की राजधानी दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश की क्या है? ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की लिख लो ईटानगर, ईटानगर। नागालैंड की क्या है? कोहिमा, राइट। मणिपुर की क्या है? आपका जो है मणिपुर की इम्फाल, मणिपुर की क्या है आपका? इम्फाल, राइट। मणिपुर के बाद मिजोरम की क्या है? आइजोल, आइजोल। मणिपुर की क्या है आपका जो, सॉरी मिजोरम की क्या है? आइजोल, क्लियर है? उसके बाद त्रिपुरा की क्या है? अगरतला, त्रिपुरा की क्या है? अगरतला, लिख लिया। उसके बाद मेघालय की क्या है? शिलोंग, मेघालय की क्या है आपका जो है? शिलोंग, राइट। और मेघालय के बाद क्या बच गया? सब तो हो गया। तो ये 7 राज्यों की कैपिटल्स याद रखनी है, राइट। सिक्किम नहीं आएगा, नॉर्थ ईस्ट में नहीं आता सिक्किम, ये आपका अलग से आता है, ठीक है। सिक्किम नहीं आएगा, तो 7 सिस्टर्स याद रखने। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इन 7 राज्यों में से कौन सा राज्य जिसकी सीमा सभी 6 राज्यों से लगती है? तो असम दिख रहा है, असम की सभी 6 राज्यों से लगती है। ध्यान से देखेंगे तो असम की सीमा जो है, तो नोट करके लिख लीजिए, असम की सीमा सभी 6 राज्यों से लगती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब ध्यान से पढ़ के जाना है, सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ने से काम नहीं चलेगा। हाँ, इधर आएगा बंगाल टच असम के साथ। किसमें? नहीं, हाँ मतलब वो अलग है, लेकिन वो वैसे क्वेश्चन नहीं बनाएगा, पूछेगा ऐसे बनाएगा कि 7 राज्यों में से कौन सा राज्य इसकी सीमा बाकी 6 से लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे असम की सीमा बाकी 6 से लगती है और किसी की नहीं लगी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन एक बनाएगा, उत्तर से दक्षिण क्रम बनाए, उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम क्रम पूछ सकता है ना, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट है ना, इसको ध्यान से पढ़ के जाना है। उसे तो पूरा ही ध्यान पढ़ना है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण कौन सा हो गया? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश आएगा, फिर असम का नाम देगा तो दूसरा असम आएगा, तीसरा नागालैंड आएगा, चौथा मणिपुर, पांचवा मिजोरम आएगा, है ना। उत्तर से दक्षिण क्रम भी मैंने कहा ना, मैप को भी ध्यान से पढ़ के जाना है, मतलब स्टडी करके जाना है। ऊपर ऊपर सिर्फ नाम जानने से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन बनाने वाला इस तरीके से बनाएगा कि 7 राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में उत्तर से दक्षिण राज्यों का क्रम, 4 नाम दे देगा, आपको क्रम अरेंज करना पड़ेगा। पूर्व से पश्चिम पूछेगा तो इधर से इधर जाएंगे, तो ये अरुणाचल पहले आएगा, फिर असम आएगा,
नागालैंड देगा तो फिर हमेशा याद रखना ऐसे ऐसे देखते, जो जो स्टार्ट हो रहा है उसको देखेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है आपको, पहला हो गया, फिर असम हो गया, फिर नागालैंड हो गया, है ना, फिर मणिपुर हो गया, इधर पूछेगा तो मिजोरम हो गया, इधर आपका त्रिपुरा हो गया, इधर नहीं, त्रिपुरा से पहले मेघालय आ जाएगा, है ना, मेघालय के बाद फिर त्रिपुरा आएगा, क्योंकि मेघालय पहले स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। आ रही बात समझ में? तो ध्यान से देख के जाना है। तो इधर इधर से इधर जाएंगे तो कौन सा हो गया पहले, अरुणाचल प्रदेश, असम, इन दोनों में, इनमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर नागालैंड, फिर मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में ध्यान रखना है। तो मेघालय क्या होगा, पहले आएगा, समझ में आ रहा है निकिता? ठीक है, मेघालय पहले आएगा, अरुणाचल सॉरी त्रिपुरा उसके बाद आ रहा है। तो ये ध्यान से देख करके पढ़ के जाना है आपका जो है। तो इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में याद रखना है। अब एक क्वेश्चन है, चिकन नेक स्टेट किसको कहते हैं? चिकन नेक स्टेट, मुर्गी की गर्दन वाला राज्य, चिकन नेक स्टेट किसको कहते हैं? तो चिकन नेक स्टेट में आएगा आपका पश्चिम बंगाल को कहते हैं। ये पूरा दिख रहा है चिकन की गर्दन के समान, ये वाला पार्ट, ये मुर्गी की गर्दन के समान है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? तो नोट कर लीजिए, वेस्ट बंगाल को कहते हैं, पश्चिम बंगाल को क्या कहते हैं हम लोग? चिकन नेक स्टेट। आ गई बात समझ में? तो ये दिख रहा है आपको, चिकन नेक क्यों कहते हैं? और उसके बाद एक जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा जो है, वह सड़क से हम जा सकते हैं। तो ये जो वेस्ट बंगाल का ये वाला छोटा सा पतला सा भाग है, इसको कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के सॉरी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिलीगुड़ी गलियारा कॉरिडोर का होता है, गलियारा। तो ये कहाँ पर है आपका? वेस्ट बंगाल में है। और ये फेमस क्यों है? इसलिए फेमस है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है, केवल हम सड़क मार्ग से यही से होकर के जा सकते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर के। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर लिख लीजिए आपका जो है, ये वेस्ट बंगाल में है और उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ता है। उत्तर पूर्वी राज्यों को क्या करता है? जोड़ता है। आगे बस समझ में? तो चिकन नेक वाले भाग में है, चिकन नेक वाले भाग में कौन सा कॉरिडोर है? तो आपका आ रही बस समझ में? तो यहां तक कोई डाउट किसी को है तो बताएं। चिकन नेक, तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखने। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा मैप क्या करना है, पहले ध्यान में रख लेना है, ठीक है। तो बाकी तो ठीक है, कर लेना, नहीं करेगा तो कल करा दूंगा कि कौन, जैसे पंजाब है तो पंजाब किन किन राज्यों से लगता है, किन देशों से लगता है ना। कल होमवर्क करके आना, चेक करूंगा। फिर उसके बाद हरियाणा, फिर राजस्थान, जयपुर, उसी प्रकार दक्षिणी भारत के राज्य हो जाएंगे। दक्षिण भारत इधर वाले पूरे राज्य क्या कहलाते हैं, है ना, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये सब क्या कहलाएंगे? दक्षिण भारत के राज्य कहलाएंगे, है कि नहीं। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो इतना होमवर्क करके तो पूरे भारत के राज्यों को क्या करना है, माइंड में एक फिक्स हो जाना है। जैसे ही आ जाता है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ का नक्शा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, छत्तीसगढ़ है। जैसे झारखंड नाम आ जाए तो पता चले झारखंड यहाँ पर है, मतलब आँख मूंद करके भी पता हो जाए कि टिक मार सको कि हाँ, जैसे आपसे पूछा जाए कि आपका जो है असम कहाँ पर है, तो आँख मूंद करके बता सको कि असम यहाँ पर है, ठीक है ना।
तो पूरा क्लियर कट पिक्चर माइंड में आ जानी चाहिए। तो ये कल होमवर्क करके आना पूरा, कौन कौन सी राजधानी वगैरह है, तेलंगाना बाद में बना, आ रही बात समझ में। फिर आगे की चीज़ें देखेंगे और क्या क्या है, तो एक दो दिन अभी जो है, तो यहाँ तक क्लियर पॉइंट एकदम। तो ये वाला होमवर्क करके रखना है, ठीक है। तो क्योंकि मैप, इंडिया का मैप क्लियर होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे अभी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी सब राज्यों का नाम है, सब आएगा आपका जो है। हिस्ट्री पढ़ोगे तो सभी राज्यों का नाम आएगा। तो इसलिए पहले मैप क्लियर हो गया इंडिया का, तो बाकी चीज़ें पढ़ने में भी क्या होगा, आपको आसानी हो जाएगी, है ना। करेंट पढ़ोगे, इंटरनेशनल नेशनल इश्यूज पढ़ोगे, और थोड़ा सा एक न्यूज़पेपर को भी पढ़ने की आदत, एक न्यूज़पेपर कोई भी, दैनिक भास्कर वगैरह जो भी आता हो घर में, एक पढ़ने की आदत डाल दो। एक छत्तीसगढ़ी न्यूज़ चैनल IBC या कोई भी एक कम से कम शाम को आधा एक घंटा देखने की आदत डाल दो। और एक DD न्यूज नेशनल इंटरनेशनल के लिए, कि पूरे विश्व में क्या हो रहा है, तो उसके लिए DD न्यूज। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है उसके लिए कोई भी एक छत्तीसगढ़ का चैनल, IBC या जो भी आपको अच्छा लगे, छत्तीसगढ़ जी न्यूज वगैरह भी आता है। तो ये कम से कम शाम को एक घंटा यूट्यूब में जाके देखना है, और कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत रखनी है ना। गवर्नमेंट नौकरी चाहिए तो, क्योंकि अवेयरनेस होना भी जरूरी है, आसपास क्या हो रहा है दुनियादारी। हर चीज़ क्लास में पॉसिबल नहीं है ना, कि हर चीज़ हम एकदम आपकी समझ विकसित कर देंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं पूरे आपके, चूँकि व्यापम इतने टफ पेपर नहीं आता है, वही से क्वेश्चंस बन जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा करंट अफेयर वगैरह के लिए खुद भी थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान में रखना है, राइट। बाकी वीकली वगैरह करंट अफेयर वगैरह आपको पढ़ाया जाएगा, वो अलग से है। तो ये आपका इस तरीके से तैयारी स्टार्ट करनी है। और कोई क्वेश्चंस दिमाग में?